बहुत पुराने समय की बात है। दौलतपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी चंपा देवी के साथ रहता था। उसकी हालत बहुत तंग थी। टूटी हुई झोपड़ी के अंदर हरिया एक फटी हुई चटाई पर उदास बैठा है। उसकी पत्नी चंपा देवी चूल्हे के पास बैठी है, जो आज फिर शांत है। आज फिर यह चूल्हा ठंडा ही रह गया हरिया। क्या करूं चंपा, मेरी कुल्हाड़ी की धार भी अब मेरा साथ छोड़ चुकी है। सुबह से 3 बार शहर के महाजन के पास गया, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। बोला या तो पुराना कर्ज चुकाओ या नए कर्ज की बात मत करो। पर हम खाएंगे क्या? पिछले 2 दिन से सिर्फ पानी पर गुजारा है। जब पेट में भूख की आग लगती है तो मेरे बदन में कपकपी छूटने लगती है। क्या करूं चंपा, आज सुबह जंगल में सिर्फ 2 लकड़ियां मिली। उनके दाम से तो बस थोड़ा सा नमक आया है। इस गरीबी ने मेरी जुबान सील दी है। मैं अब इस दौलतपुर में दम घुटता महसूस कर रहा है। शांत हो जाओ स्वामी, चिल्लाने से पेट नहीं भर जाएगा। हमें कोई वास्ता खोजना होगा। कोई तो होगा जो इस गरीब पर दया करेगा, पर मुझे डर लगता है कहीं हम इस झोपड़ी में भूख से बेहाल न हो जाए। नहीं, ऐसे हार नहीं मानूंगा। कल सुबह मैं जंगल के सबसे घने हिस्से में जाऊंगा, चाहे मुझे रात भर वही रहना पड़े। मैं सूखी लकड़ियों का इतना बड़ा गट्ठर लेकर आऊंगा कि कम से कम हफ्ते भर का राशन तो हो सके। तुम चिंता मत करना। पर अंधेरे में मत जाना स्वामी, जंगल में जंगली जानवर होते हैं। वादा करो ध्यान से काम करोगे, और हाँ, सूरज डूबने से पहले लौट आना। हाँ, वादा करता हूँ। बस थोड़ा सा हौसला रखो, यह बुरा वक्त जरूर कटेगा। मैं कल सुबह भोर होते ही निकल जाऊंगा। अगले दिन हरिया जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज मानो किसी बड़े जानवर की आवाज हो। हरिया का दिल धड़क उठा। वो बड़ी ही सावधानी से उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर उसने देखा एक विशालकाय हाथी, जिसका पैर खून से लथपथ था। बाप रे, इतना बड़ा हाथी! ये तो किसी पहाड़ जैसा लग रहा है। चंपा ने ठीक कहा था, यह घना जंगल खतरनाक है। हरिया थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन तभी हाथी एक धीमी दर्द भरी आवाज में चिंघाड़ता है और अपनी सूंड से घायल पैर की ओर इशारा करता है। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। ये तो मुझे चोट दिखा रहा है। ये मुझ पर हमला नहीं कर रहा। हे ईश्वर, जंगल का राजा इतना लाचार है। तुम क्यों तड़प रहे हो गजराज? हरिया देखता है कि एक बड़ा नुकीला कांटा हाथी के पैर में गहराई तक घुसा हुआ है। ओह, ये तो बहुत गहरा कांटा है। इसे निकालने में तो बहुत दर्द होगा। क्या तुम मुझे छूने दोगे? मैं हरिया हूँ, लकड़हारा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हाथी धीरे से अपना सिर नीचे झुकाता है, जैसे हरिया को आगे बढ़ने के लिए कह रहा हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर वादा करो तुम हिलोगे नहीं। मेरे पास कोई दवा नहीं है, पर मैं इस फटे हुए कपड़े से पट्टी तो बांध सकता हूँ। भरोसा करो मुझ पर दोस्त। हरिया हाथी के पैर से कांटा निकाल देता है। फिर उसने हाथी की आंखों में देखा, जैसे वो शुक्रिया कर रहा हो। उस रात हरिया को नींद नहीं आ रही थी। चंपा देवी उसके पास ही सोई हुई थी, पर हरिया की बेचैनी से उसकी नींद टूट जाती है। स्वामी, क्या हुआ? तुम अभी तक जागे हो? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या जंगल में कोई खतरा था? खतरा नहीं, मैंने आज जंगल में कुछ ऐसा देखा जो मेरे मन से निकल नहीं रहा है। एक विशाल हाथी जख्मी है। हाथी? जंगली हाथी? उसने आप पर हमला तो नहीं किया? नहीं चंपा, हमला नहीं किया, बल्कि वो तो दर्द से बेहाल था। एक नुकीला कांटा उसके पैरों में फंसा हुआ था। खून बह रहा था। उसकी आंखों में इतनी बेबसी थी चंपा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मैं डर गया था। एक पल सोचा कि उसकी मदद करूं, पर फिर सोचा अगर उसने नाराज होकर मुझे कुचल दिया तो तुम्हारा क्या होगा। मैं एक गट्ठर लकड़ियों का लेकर वापस आ गया, लेकिन अब ये सवाल मुझे सोने नहीं दे रहा। क्या उस जानवर को ऐसे ही छोड़ देना इंसानियत होगी? स्वामी, आपकी चिंता ठीक है, पर वह जंगली जानवर है। हमें अपनी सुरक्षा भी देखनी होगी। हो सकता है सुबह तक कोई और जानवर उसकी मदद कर दे। नहीं, अगर उसे मदद की जरूरत है तो मुझे जाना चाहिए। अगर कोई इंसान उस दर्द में होता
तो हम उसे छोड़ देते क्या? वह एक जीव है चंपा। आप कल सुबह फिर मत जाना, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे जाना होगा चंपा, मेरा मन गवाही दे रहा है। अगर मैं उसकी मदद नहीं कर पाया तो मैं जिंदगी भर खुद को गरीब और लाचार समझता रहूंगा। सुबह मुर्गे की बांग के साथ हरिया जागा। कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर वो फिर से जंगल की तरफ चल दिया। हरिया तेज कदमों से उस हाथी के पास पहुंचा। अब वो पहले से कुछ बेहतर दिखाई दे रहा था। तुम यही हो? शुक्र है, मुझे लगा था कि तुम चले गए होगे। देखो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब हिम्मत रखो। थोड़ी देर बाद हरिया ने लकड़ियां काटना शुरू कर दिया, लेकिन लकड़ियां बहुत ही भारी थीं। हरिया के लिए उनको उठाना आसान नहीं था। वो थका हुआ था। सांस लेने के लिए वो जमीन पर बैठ गया। तभी उसे पीछे से पत्तियों के हिलने और जमीन पर भारी कदमों की आवाज आती है। वो चौंक कर पलटता है। हाथी उसके पीछे खड़ा है। अरे दोस्त, तुम तो खड़े हो गए। हाथी एक धीमी, संतुष्टि भरी आवाज निकालता है और अपनी शक्तिशाली सूंड से लकड़ियों के गट्ठे को उठाता है और धीरे से अपनी पीठ पर रख लेता है। हे मेरे दोस्त, मैंने तेरे जख्मों को संभाला, आज तुम मेरी रोटी संभाल रहा है। ये क्या हिसाब है ईश्वर का? तुम बेजुबान होकर भी मेरे उपकार का बदला चुका रहे हो। मैं तो भूल ही गया था कि दुनिया में नेकी का भी कोई मोल होता है। चलो, मेरी पत्नी चंपा तुम्हें देखेगी तो हैरान रह जाएगी। हाथी अपनी पीठ पर लकड़ियों का विशाल गट्ठा लिए गांव की ओर चल रहा था। गांव के लोग जो अपनी दिनचर्या में लगे थे, ये अद्भुत दृश्य देखकर जहां के तहां रुक जाते हैं। अरे, तुम देख रहे हो, ये हरिया है, वो गरीब लकड़हारा। और ये हाथी कहाँ से लाया? असंभव, कोई जंगली जानवर ऐसे गांव के बीच कैसे चल सकता है? अरे बाप रे, इतना बड़ा हाथी कहीं किसी पर हमला ना कर दे। हरिया जब महाजन श्यामलाल की हवेली के पास से गुजरा तो महाजन हवेली के बाहर ही खड़ा था। वो हरिया के साथ हाथी को देखकर चौंक गया। अरे, ये क्या चमत्कार है? कल तक जो हरिया मेरे सामने कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा था, आज जंगल के राजा को लेकर चल रहा है। हरिया, ये हाथी तेरा है क्या? कहाँ से लाया इसे? राम राम महाजन जी, मैंने इसे खरीदा नहीं है। यह तो मेरे काम का साथी है। ये लकड़ियाँ बिकेंगी क्या? इतना बड़ा गट्ठर तो मैंने कई सालों में नहीं देखा। कहाँ से लाया? कितनी भी सूखी लकड़ियाँ हो, इसका वजन तो बहुत होगा। खैर, लाओ, मैं खरीद लूंगा। हरिया को उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे मिलते हैं। आज चंपा को पहली बार भरपेट खाना खिला पाऊंगा। दोस्त, यह सब तुम्हारी वजह से। हाथी अपनी सूंड उठाकर हरिया के कंधे को छूता है, मानो कह रहा हो कि ये तो मेरा कर्तव्य था। शाम का समय। हरिया अपने हाथ में ढेर सारा आटा, दाल, चावल और गुड़ लेकर झोपड़ी में प्रवेश करता है। चंपा देवी चूल्हे के पास बैठी थी और जैसे ही उसने हरिया को इतना सामान लाते देखा, वो दंग रह गई। हरिया, ये सब क्या है? इतना सारा सामान, तुम इतना पैसा कहाँ से लाए? क्या तुमने कोई चोरी की है? अरे, कैसी बातें कर रही हो चंपा? चोरी नहीं, मैंने आज अपनी लकड़ियों को गट्ठर महाजन को बेचा और मुझे इतना दाम मिला कि तुम्हें क्या बताऊं। पर तुम तो रोज लकड़ियां लाते थे, इतनी भी नहीं कि एक वक्त का पेट भर सके। आज कौन सा जादू हो गया? जादू नहीं चंपा, यह इंसानियत का फल है। जिस जख्मी हाथी की बात मैं कल रात को कर रहा था, उस बेजुबान दोस्त ने मेरा भारी भरकम लकड़ियों गट्ठर अपनी पीठ पर उठाया और महाजन की हवेली तक पहुंचाया। क्या कह रहे हो तुम? एक जंगली हाथी तुम्हारी मदद के लिए? ओ मेरे स्वामी, आपका साहस और आपकी दया आज रंग लाई है। कल रात में डर गई थी, पर आज मुझे आप पर गर्व है। उस गट्ठर का वजन इतना ज्यादा था कि महाजन को मुंह मांगा दान देना पड़ा। आज से हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा चंपा। तो फिर देर किस बात की? मैं अभी रोटियां पकाऊंगी और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल दूंगी। हाँ चंपा, भरपेट खाना बनाओ। और सुनो, हमें उस गजराज का भी धन्यवाद करना चाहिए। कल सुबह मैं जंगल से उसके लिए ताजे फल और पानी लेकर आऊंगा। वो हमारा दोस्त है। जरूर, हम दोनों जाएंगे। जिसने हमारे घर का चूल्हा ठंडा नहीं पड़ने दिया, उसके लिए हम अपनी दोस्ती निभाएंगे।
अगले दिन हाथी की खबर गांव के सबसे बड़े साहूकार सेठ ताराचंद के कानों तक पहुंच गई। उसने हरिया को अपनी हवेली पर बुलाने का आदेश दिया। नौकर तुरंत हरिया की झोपड़ी पर पहुंचे और आवाज लगाई, अरे ओ हरिया लकड़हारे, कहाँ है तू? जरा बाहर निकल। हाँ बोलो भाई, क्या बात है? सेठ ताराचंद जी का हुक्म है, तुझे इसी वक्त उनकी हवेली पर हाजिर होना है। उन्होंने इस हाथी के बारे में सुना है। हाथी? क्यों? कहीं कोई शिकायत तो नहीं है? हमारा गजराज बहुत सीधा है। सीधा हो या टेढ़ा, सेठ जी की मर्जी है। दौलतपुर में बिना सेठ जी की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता। अब ज्यादा सवाल मत कर हरिया, सेठ जी इंतजार कर रहे हैं। देरी हुई तो तेरी शामत आ जाएगी। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम चलो। कुछ देर बाद हरिया सेठ ताराचंद की भव्य हवेली पर पहुंच गया। सेठ ताराचंद एक मखमली गद्दी पर बैठे थे। उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। आओ हरिया, सुना है तुम्हारी किस्मत जाग गई है। एक दिन में इतना माल बेचा कि महाजन श्यामलाल के भी होश उड़ गए। और यह सब उस हाथी की मेहरबानी है ना? सेठ जी, यह मेरे मित्र गजराज की कृपा है। मित्र? बहुत खूब हरिया। तुम्हें पता है, इस गांव में मुझे जानवर पालने का बहुत शौक है। मैं चाहता हूँ कि वो हाथी अब मेरा हो जाए। आपका हो जाए? सेठ जी, वह जंगली जानवर है, उसे न तो खरीदा जा सकता और न ही बेचा जा सकता। वह किसी का पालतू नहीं है, वह मेरा दोस्त है। दोस्त? दोस्ती गरीबी नहीं मिटाती हरिया। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम आराम की जिंदगी जी सकते हो। बस वो हाथी मुझे सौंप दो। माफ कीजिए सेठ जी, मेरा दोस्त कोई माल नहीं है जो मैं उसे बेच दूं। वह मेरे पास अपनी इच्छा से आता है। उसने मेरी मदद की और मैं अब उसे किसी को नहीं सौंप सकता। आप चाहे सोने के पहाड़ दे दे। क्या तो मुझे मना कर रहा है? गरीब लकड़हारे, तू जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तूने कल सुबह तक उस हाथी को मेरी हवेली के पीछे बने मैदान में नहीं बांधा तो मैं तुझे और तेरी पत्नी को इस दौलतपुर में रहने नहीं दूंगा। और हाँ, मैं उस हाथी को जबरदस्ती पकड़वा लूंगा, सोच ले। सेठ जी, आप जबरदस्ती हाथी को बांध तो सकते हैं, लेकिन उसकी दोस्ती, उसका मन कभी नहीं खरीद पाएंगे। अगर आप उसे पकड़वाते हैं तो यह आपकी निर्दयता होगी, मेरी मजबूरी नहीं। मैं जा रहा। हरिया हवेली से बाहर निकल जाता है। सेठ ताराचंद गुस्से से लाल हो जाते हैं। हरिया जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ स्वामी, इतने गुस्से में क्यों हो? सेठ जी ने क्या कहा? क्या कहा? वह नरबख्शी, उसने मेरे दोस्त को खरीदने की कोशिश की चंपा, 1 लाख रुपए में। वह सोचता है कि दोस्ती को खरीदा जा सकता है। 1 लाख? इतनी बड़ी रकम? पर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मेरा दोस्त कोई वस्तु नहीं है। पर चंपा, यह इतना आसान नहीं है। वह मुझे धमका रहा था। उसने कहा कि अगर मैंने कल सुबह तक गजराज को उसकी हवेली पर नहीं पहुंचाया तो हमें गांव से निकाल देगा। हे राम, अब क्या होगा? हम इतने अमीर आदमी से कैसे लड़ेंगे? अगर हमें गांव छोड़कर जाना पड़ा तो? शांत हो जाओ चंपा, रोने से काम नहीं चलेगा। हमें सोचना होगा। सेठ ताराचंद पैसे से ताकतवर है, पर मैं दोस्ती और बुद्धि से लड़ूंगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं? उसकी ताकत के सामने हमारा क्या वजूद है? उसने कहा कि वह उसे पकड़वा लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि गजराज कितना ताकतवर है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन हरिया लकड़ियां लेकर जंगल से हाथी के साथ वापस लौट रहा था कि अचानक सामने से 2 लठैत सेठ ताराचंद के मुनीम के साथ आए। मुनीम ने ऊंचे स्वर में कहा, रुक जा हरिया, वहीं रुक जा। अब आगे 1 कदम भी मत बढ़ना। कौन हो तुम लोग और मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? मैं सेठ ताराचंद का मुनीम हूँ। अब ये हाथी हमारा है। सेठ जी ने तुझे 1 लाख रुपए का मौका दिया था, तूने उसे ठुकराया। अब तुझे ना पैसा मिलेगा और ना ये हाथी। मैं अपना दोस्त पैसे के लिए नहीं छोड़ सकता। अगर तुम लोगों ने इसे छूने की कोशिश की तो क्या करेगा तू? अपनी इस टूटी कुल्हाड़ी से हमें मारेगा? हट जा। जैसे ही लठैत आगे बढ़ता है, गजराज एक जोरदार चेतावनी भरी चिंगाड़ मारता है। मुनीम और लठैत डर से ठिठक जाते हैं। आर्या, तू ये खतरा मोल ले रहा है। सेठ जी को जाकर यही बताऊंगा।
तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगली सुबह हरिया एक नई ताकत के साथ उठा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और हाथी के साथ जंगल में चला गया। कुछ देर के बाद वो दोनों एक पुराने से पेड़ के पास पहुंचे। हाथी ने जोर लगाया। पेड़ की जड़ के नीचे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा था। हरिया ने झुककर गड्ढे में देखा तो एक पुराना सा लोहे का संदूक दिखाई दिया। हरिया संदूक को खींचकर बाहर निकालता है और कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला। उसके अंदर सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और गहने भरे हुए थे। यह कोई आम चीज नहीं है मेरे दोस्त, ये किसी राजा या बड़े व्यापारी का खजाना है जो शायद सदियों पहले मिट्टी में दब गया होगा। तुमने मेरे लिए ढूंढा। तुम सचमुच मेरे भगवान हो। हरिया हाथी की पीठ पर लोहे का संदूक लादकर गांव की ओर लौटता है। उसके चेहरे पर अमीरी का घमंड नहीं बल्कि सेवा का संकल्प था। गजराज, यह खजाना तुम्हारा है, तुम्हारी कृपा से मिला है। मैं गांव में कुआं खुदवाऊंगा, पाठशाला बनवाऊंगा और इस दौलत को नेकी की राह पर खर्च करूंगा। उसके बाद दोनों झोंपड़ी पर पहुंचते हैं। हाथी शांत होकर झोंपड़ी के बाहर खड़ा हो जाता है। हरिया तेजी से अंदर जाता है, संदूक को जमीन पर रखता है और चंपा को बुलाता है। चंपा, चंपा, जल्दी आओ, देखो क्या लाया हूँ। क्या हुआ स्वामी, आज फिर इतनी खुशी? कहीं सेठ ताराचंद में? नहीं, सेठ ताराचंद की बात भूल जाओ चंपा। देखो इसे, यह ईश्वर का भेजा हुआ इनाम है। यह क्या है स्वामी, इतना सारा सोना? क्या यह सच है? हाँ चंपा, यह सच है। यह हमारे दोस्त गजराज ने हमें ढूंढ कर दिया है। यह ईश्वर का दिया हुआ इनाम है स्वामी। क्या अब हम एक बड़ा घर बनाएंगे? नहीं चंपा, पहले एक बड़ा घर नहीं बनाएंगे। यह दौलत मेरी नहीं बल्कि इस गांव की है। हम गांव में कुआं खुदवाएंगे ताकि किसी को प्यासा न रहना पड़े। हम पाठशाला बनवाएंगे ताकि कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। आप धन्य है स्वामी, आप दिल के राजा हैं। अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। नेकी की राह पर चलने वालों के साथ ईश्वर हमेशा अच्छा करता है। कुछ ही महीनों में हरिया गांव में कुआं खुदवाता है और पाठशाला खुलवाता है। बहन, यह हरिया सचमुच भगवान का भेजा हुआ इंसान है। देखो कितना ठंडा और मीठा पानी है। अब हमें 4 कोस दूर नहीं जाना पड़ता। हाँ बहन, सचमुच यह हरिया हमारा राजा है। अब हरिया टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं बल्कि एक बड़े घर में अपनी पत्नी और हाथी के साथ रहता है। स्वामी, सब कितना अच्छा लग रहा है। यह दौलतपुर अब सचमुच दौलत और खुशी से भर गया। हाँ चंपा, यह हाथी सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि दौलतपुर का भाग्य विधाता है। हरिया और चंपा अपने वफादार मित्र हाथी के साथ दौलतपुर में प्रेम, समृद्धि और नेकी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंधेरी रात थी। हरियाणा के छोटे से गांव में मिट्टी के तेल से जल रहे दिए की धीमी रोशनी में एक गरीब किसान मोतीलाल चारपाई पर बैठा अपनी पत्नी सुमित्रा से बात कर रहा था। उनका 15 साल का बेटा राजू पास की दूसरी चारपाई पर गहरी नींद में था। सुमित्रा, मैंने सोच लिया है, अब और नहीं। क्या सोच लिया जी? आप कई दिनों से कुछ परेशान से लग रहे हैं। यह जमीन हमें भरपेट खाना तो दे रही है, पर क्या यह राजू को अच्छा भविष्य दे पाएगी? पुश्तैनी मकान है, जमीन है, पर कमाई के नाम पर क्या? बस साल भर की दाल रोटी। आपकी बात ठीक है, पर हम किसान लोग कर भी क्या सकते हैं? यही तो बात है। अब किसान बने रहने से काम नहीं चलेगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली? आप मजाक तो नहीं कर रहे थे? इतनी दूर वहाँ क्या करोगे? मजाक नहीं है सुमित्रा, मैंने वहाँ अपने बचपन के दोस्त हरपाल से बात की थी। वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। उसने कहा है कि वहाँ काम की कोई कमी नहीं है, कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाएगा। और हमारा क्या होगा? अरे पगली, रो क्यों रही है? मैं कोई परदेश थोड़े ही जा रहा हूँ। दिल्ली यहाँ से है ही कितनी दूर, बस कुछ घंटों का सफर। मैं वहाँ कमाने जा रहा हूँ ताकि हमारा बेटा शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ सके। यह फैसला हमारे कल के लिए है सुमित्रा। पर वहाँ रहना खाना सब कैसे होगा? मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, किराए के लिए एक कमरा ढूंढूंगा और तुरंत काम शुरू कर दूंगा। तुम और राजू यहीं रहो और जमीन संभालो। मैं जब तक इतना नहीं कमा लेता कि तुम्हें भी बुला सकूं,
तब तक वहीं से पैसे भेजता रहूंगा। जब तक? यह जब तक कितने दिन का होगा? जल्द ही, मेरा वादा है। एक बेहतर जिंदगी हमारी राह देख रही है, हमें बस शुरुआत करनी है। अगले दिन मोतीलाल दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ एक छोटा सा झोला था। लंबा सफर तय करने के बाद मोतीलाल वहां पहुंच जाता है। अरे हरपाल, तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला यार, बिल्कुल वैसा का वैसा है। अरे बदलना कैसा, काम की चक्की में पीसते पीसते थोड़े और सूख गए होंगे बस। चल जल्दी कर, ये दिल्ली है, यहाँ सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। हाँ, यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे सब भाग रहे हो किसी रेस में। शांति तो यहाँ है ही नहीं। अरे शांति भूल जा, ये शहर पैसे देता है, शांति नहीं। अब बता, क्या इरादा है, कहाँ रहना है, क्या काम करना है? भाई इरादा का तू जानता है, पैसे कमाने हैं बस। मैंने सोचा था तू जहाँ काम करता है वही कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। तेरा दोस्त किस काम आएगा, चल मेरे साथ। हरपाल उसे पास ही एक बड़े से गोदाम के बाहर बने एक छोटे से दफ्तर में ले जाता है। देख मोती, मैं यहाँ सुपरवाइजर हूँ। हमारी कंपनी में माल आता जाता रहता है। मुझे एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है जो ट्रकों से माल उतरवाने और चढ़ाने का हिसाब रखे। हिसाब मतलब कागज पत्र का काम? मुझे तो बस थोड़ी बहुत ही गिनती आती है भाई। अरे घबरा मत, कौन सा तुझे बैंक का मैनेजर बनना है, बस यह देखना है कि कागज में जितना माल लिखा है उतना ट्रक से उतरा है या नहीं। मैं तुझे सब सिखा दूंगा, तू चिंता मत कर। भाई तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। 3 साल बाद मोतीलाल अब सुपरवाइजर की पोस्ट पर है। अरे यार मोती, तो तुम बिल्कुल दिल्ली वाला हो गया है। 3 साल में तेरी तरक्की देखकर खुशी होती है। तूने माल उतारने चढ़ाने के हिसाब को कंप्यूटर से भी तेज कर दिया है। यह सब आपका दिया हुआ है भाई। बस अब एक बात खटकती है। क्या बात है भाई, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है हरपाल, बस अब ऐसा लगता है कि मैं दूसरों के लिए काम करके थक गया हूँ। मेरा बेटा राजू अब 18 का हो गया है। मैं उसे एक अच्छी जिंदगी देने आया था, न कि जिंदगी भर किसी का मुनीम बनने। क्या तू क्या कह रहा है? क्या तू नौकरी छोड़ना चाहता है? नहीं, नौकरी नहीं, नौकरी करने का तरीका बदलना चाहता हूँ। मैंने पिछले 3 सालों में अच्छे पैसे बचाए हैं। मैं अपना छोटा सा ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करना चाहता हूँ। क्या अपना काम? यह शहर है मोती, यहाँ हर कदम पर मुकाबला है। भाई मुकाबला तो खेती में भी था। मैंने यहाँ ट्रकों के मालिक देखे हैं, उनसे बात की है। मुझे रूट, लोडिंग, अनलोडिंग सब पता है। बात तो तेरी ठीक है, तू सच्चा और भरोसेमंद है, पर शुरुआत कैसे करेगा? ट्रक खरीदने के लिए तो लाखों रुपए चाहिए भाई। ट्रक नहीं खरीदना है, कम से कम अभी तो नहीं। मैंने 2 पुराने भरोसेमंद ड्राइवरों से बात की है। वे दोनों अपने ट्रक लेकर मेरे लिए काम करने को तैयार है। मैं उन्हें काम दूंगा और वे उसे पूरा करेंगे। मैं कमीशन लूंगा बस। अरे वाह मोती भाई, यह तो तूने बिना पैसे लगाए मालिक बनने का तरीका ढूंढ लिया। तो अब तेरी कंपनी का नाम क्या होगा? मोती ट्रांसपोर्ट। पर मुझे आपकी मदद चाहिए भाई। क्या आप मुझे इस कंपनी से कुछ छोटे ऑर्डर दिला सकते हो, शुरुआत में सिर्फ 2 ट्रकों के लिए? अरे मोती, तू मेरा भाई है, तुझे मना कैसे कर सकता हूँ? मैं मालिक से बात करूंगा, तू चिंता मत कर। बस इतना याद रखियो, बड़ा आदमी बनकर अपने गांव, अपनी पत्नी और अपने बेटे को मत भूलियो। उन्हें कैसे भूल सकता हूँ भाई, यह सब तो उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मेरा पहला काम होगा सुमित्रा और राजू को यही बुलाना। मोतीलाल ने अपने छोटे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को तेजी से बढ़ाया। कुछ ही महीनों में उसने एक छोटा सेकंड हैंड ट्रक खरीद लिया। उसने दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय इलाके में 2 कमरे का किराए का मकान लिया और सुमित्रा को फोन किया। हेलो सुमित्रा, मैंने टिकट भेज दिए हैं। तुम और राजू परसों दिल्ली आ रहे हो। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए बस। परसों? इतनी जल्दी? अरे गांव में सबको बताना पड़ेगा। और सामान कैसे आएगा? सामान की चिंता मत करो, मैंने हरपाल को बोल दिया, वह अपनी गाड़ी भेजेगा। तुम बस तैयार रहना। आपकी मेहनत रंग लाई जी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम दिल्ली आ रहे हैं। 2 दिन बाद स्टेशन पर मोतीलाल, सुमित्रा
और राजू मिलते हैं। पिताजी, यहाँ कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और इतना शोर। हाँ बेटा, यह शहर है, यहाँ शोर भी है और सपने भी। अब तुम यही पढ़ोगे। अगले 5 साल मोतीलाल के लिए संघर्ष और सफलता का दौर था। मोती ट्रांसपोर्ट के पास अब 3 ट्रक थे। राजू ने शहर के स्कूल से 12वीं पूरी की। एक शाम राजू अपने पिता के साथ बैठा था। पिताजी, मेरी 12वीं पूरी हो गई है। आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाने का मन है, पर मुझे लगता है। क्या लगता है? साफ साफ बता। मुझे लगता है मुझे अब कॉलेज नहीं जाना चाहिए। अरे क्या बोल रहा है तू? तेरे पिताजी ने इतनी मेहनत इसलिए की थी क्या? तू पढ़ेगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? माँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पर किताबी ज्ञान से ज्यादा मुझे पिताजी के काम से सीखना है। सुनते हो भाग्यवान, बेटा तो हमसे भी 4 कदम आगे निकला। निकलेगा क्यों नहीं? बेटा भी तो आपका ही है। ठीक है मेरे शेर, कल से कॉलेज की किताबें छोड़ मोती ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में आना। और याद रखना, यह व्यापार सिर्फ मुनाफे का नहीं, भरोसे का है। अगले 2 साल मोती ट्रांसपोर्ट के लिए शानदार रहे। कंपनी के पास अब 7 ट्रक थे और वे दिल्ली एनसीआर के बाहर भी काम लेने लगे थे। एक शाम राजू ने अपने माता पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। माँ, पिताजी, मैंने सोचा है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। कौन है वो लड़की? पापा, वो मेरी दोस्त है रिया। वह बहुत ही स्मार्ट और पढ़ी लिखी लड़की है। कुछ ही महीनों में शादी हो जाती है। रिया शहर की तेज तर्रार लड़की थी, जिसकी सोच गांव की परंपराओं से बिल्कुल अलग थी। एक सुबह सुमित्रा पूजा के बाद जोर से भजन गा रही थी। माँ जी, ये क्या तरीका है? इतनी सुबह सुबह इतना शोर क्यों? क्या आपको पता नहीं मेरी रात की नींद पूरी नहीं हुई? बहू, यह भजन है। घर में सुबह सुबह भजन कीर्तन होता ही है, इससे घर में शांति आती है। मुझे भजन से शांति नहीं, सिर दर्द होता है। आप यह सब अपने गांव वाले घर में कर सकती थी। यह दिल्ली है, यहाँ लोग सुबह शांति से काम की योजना बनाते हैं। तू मुझे सिखाएगी कि घर में क्या करना है और क्या नहीं? हाँ, अगर आपके शोर से मेरे पति यानी राजू का काम प्रभावित होता है तो मैं जरूर बोलूंगी। रिया, ये सब क्या हो रहा है? देखो ना राजू, मैं बस थोड़ी सी शांति रखने को कह रही थी और उन्होंने उल्टा मुझे बोल दिया। क्या इस घर में मेरी कोई बात नहीं मानी जाएगी? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। देख लो बेटा, यह कैसी बहू लाया है। इसने आते ही मेरा सुख चैन को छीन दिया। पिताजी, आप ही कुछ बोलिए। रिया बेटा, तुम बहू हो, सुमित्रा तुम माँ हो। इस घर की शांति से ही मोती ट्रांसपोर्ट की बरकत है। तुम दोनों को मिलजुल कर रहना होगा। राजू, मुझे लगता है इस घर से हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे इस माहौल में घुटन होती है। हाँ, अलग हो जाओ। इस घर की खुशियाँ तब तक नहीं लौटेगी जब तक यह चालाक लड़की यहाँ रहेगी। बस करो तुम दोनों, मैं काम पर जा रहा हूँ। मोतीलाल उदास होकर एक कोने में बैठ जाते हैं। उनकी सारी सफलता के बावजूद घर की शांति भंग हो चुकी थी। इसी तरह 10 साल बीत गए, लेकिन घर में लड़ाई झगड़े कम नहीं हुए। मोतीलाल की उम्र अब बढ़ चुकी थी। अब वो कंपनी में नहीं जाते थे। बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था और वो ज्यादातर समय घर के सोफे पर पड़े रहते थे। इसी दौरान राजू का भी एक बेटा गोलू हुआ, जो कि अब 10 साल का हो चुका था। आज फिर बिजली का पिन नहीं भरा गया। यह कोई धर्मशाला है क्या? अरे बहू, मुझे याद नहीं रहा। तुम भी तो देख सकती थी। नहीं की देख, मेरा काम मोती ट्रांसपोर्ट को चलाना है, नए की बुढ़ापे की देखभाल करना। मुझे समझ नहीं आता, आप लोग दिन भर घर में पड़े रहते हैं, कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते क्या? बहू, क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा पिताजी, बस कह रही थी कि घर का काम इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप आराम फरमाते रहे। शर्म कर बहू, तुझे अपने ससुर पर तरस नहीं आता? इस आदमी ने तेरी सारे सुख सुविधा के लिए अपनी जवानी खपा दी। इमोशनल बातें बंद कीजिए माँ जी, मैं तो सिर्फ हक की बात कर रही हूँ। गोलू ये सब देख रहा था। उसके दादा दादी, जिन्होंने कभी उसे प्यार से गोद में उठाया था, आज अपमानित महसूस कर रहे थे। दादाजी, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, ये सब बड़ों की बातें हैं। तुम जाओ और खेलो। आपको क्यों डांटा माँ ने? आप तो बीमार हो ना। बेटा, तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। राजू, हमें इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझाना होगा। क्या सुलझाना है रिया?
तुम आज फिर पिताजी से लड़ रही थी। हमारी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है पर घर में एक पल की भी शांति नहीं है। तरक्की इसलिए हो रही है क्योंकि मैं घर और बिजनेस दोनों संभाल रही हूँ, और शांति तब तक नहीं आएगी जब तक वो यहाँ है। वो कौन? माँ पापा को वो मत कहो रिया। देखो राजू, यह घर उनके लिए ठीक नहीं है। उन्हें हमारी लाइफ का इनसे परेशानी है और हमें उनके तौर तरीकों से। तो क्या करूं? उन्हें वापस गांव भेज दूं जहां कोई उनकी देखभाल करने वाला भी नहीं है। यह मोती ट्रांसपोर्ट उन्हीं की मेहनत से खड़ा हुआ है रिया। गांव भेजना सही नहीं है, पर उनकी देखभाल नहीं होगी। मैंने सोच लिया, हमें उन्हें वृद्ध आश्रम भेज देना चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? वृद्धाश्रम? इसमें इतना चौंकने की बात क्या है? मैंने सबसे अच्छे आश्रम की जानकारी ली है। वहाँ उन्हें उनकी उम्र के लोग मिलेंगे और सबसे जरूरी बात, उन्हें वहाँ इज्जत मिलेगी। इज्जत? तुम जो उनके साथ कर रही हो क्या वह इज्जत है? उन्हें वृद्धाश्रम बेचकर तुम उन्हें सजा देना चाहती हो। मेरे पिताजी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका खुद का घर ही उनके लिए पराया हो जाएगा। भावुक मत बनो राजू, यह तर्क है। हमें अपने बेटे गोलू के भविष्य पर ध्यान देना है। क्या तुम चाहते हो कि वह हर रोज घर में लड़ाई झगड़े देखे? यह मेरी हार है रिया। मेरे पिताजी ने दिल्ली आने का फैसला इसलिए लिया था ताकि वह हमें बेहतर जिंदगी दे सके, और मैं उन्हें उनके ही घर से निकाल रहा हूँ। मैं यह नहीं कर सकता रिया। तुम यह करोगे राजू, या तो तुम पिताजी को वृद्धाश्रम भेज दो, या मैं गोलू को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फैसला तुम्हारा है। अब इस घर में या तो शांति रहेगी या तुम्हारे माँ बाप। राजू अब एक भयानक दुविधा में फंस गया था। अपने माँ बाप या अपनी पत्नी और बेटे में से किसी एक को चुनना है। राजू ने रात भर जागकर अपनी आत्मा से लड़ाई लड़ी, पर रिया की धमकी ने उसे तोड़ दिया। अगले दिन उसने दफ्तर जाने के बजाय एक टैक्सी बुलाई और अपने माता पिता के सामने खड़ा हो गया। क्या हुआ बेटा? तू आज कंपनी नहीं गया? इतना परेशान क्यों लग रहा है? मैंने आप दोनों के लिए एक बेहतर जगह का इंतजाम किया है, एक वृद्धाश्रम। क्या क्या कहा तूने? वृद्धाश्रम? क्या यह मेरे ही बेटे की आवाज है? माँ, वहाँ आप लोग खुश रहोगे। वहाँ आपकी देखभाल के लिए नर्सें हैं, आपके साथ पूजा पाठ करने के लिए लोग हैं। आप यहाँ रोज रोज के झगड़े देख रहे हैं, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। और मैं यहाँ क्यों रुका हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। और आज तू बता रहा है कि मेरे ही घर में मेरे ही बेटे के लिए मेरे लिए जगह नहीं है। ऐसा नहीं है पिताजी, रिया और मैं यह सब आपके लिए ही कर रहे हैं। हाँ जरूर, यह सब उस तेरी चालाक पत्नी का किया धरा है। अरे तू गांव की मिट्टी पर पला बड़ा था, तुझे शर्म नहीं आती? अब इस ड्रामे का कोई फायदा नहीं। मैंने सारी दवाइयाँ और जरूरी कपड़े पैक करवा दिए हैं। टैक्सी आ गई है राजू। चल रो मत बेटा, गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। जो मैं यह भूल गया था कि नया पौधा जब जमीन से कट जाता है तो वो पुरानी जड़ों को बोझ समझने लगता है। जैसे ही मोतीलाल दरवाजे से बाहर निकलने लगे, गोलू दौड़कर उनके पास आया। दादाजी, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? नहीं बेटा, दादाजी तो छुट्टी पर जा रहे हैं, लंबी छुट्टी पर। पर आप तो बीमार हैं, वहाँ कौन आपकी देखभाल करेगा? क्या मैं भी आ सकता हूँ आपके साथ? मैं आपको रोज कहानी सुनाऊंगा। नहीं बेटा, तुम यही रहो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, और हाँ, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। मोतीलाल आखिरी बार राजू की ओर देखते हैं, फिर वो सुमित्रा के साथ टैक्सी में बैठ जाते हैं और टैक्सी चली जाती है। मोतीलाल और सुमित्रा के जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई थी। देखो राजू, मैंने कहा था ना, अब घर में कैसी शांति है। न सुबह भजन का शोर, न किसी बात पर तो काटाती। तुम तो बेवजह परेशान हो रहे थे। हाँ, शांति तो है, पर मुझे लगता है यह दीवारों के अंदर की नहीं, बाहर की शांति है। मुझे चैन नहीं है रिया। अब ये बेकार की बातें छोड़ो और बिजनेस पर ध्यान दो। राजू चुप हो जाता है। वो जानता था कि उसने अपने माँ बाप के साथ धोखा किया है। एक दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद गोलू गली के नुक्कड़ पर खड़ा था। तभी उसने एक पुराने ड्राइवर को देखा जो कभी मोती ट्रांसपोर्ट के पहले ट्रक का ड्राइवर था, जिसका नाम रतन काका था। काका, आप दादाजी के दोस्त हो ना? अरे तू तो गोलू बेटा है। हाँ, मैं मोतीलाल सेठ का सबसे पहला ड्राइवर हूँ। कैसे हो बेटा?
ठीक हूँ काका। दादा दादी तो छुट्टी पर गए हैं, बहुत दूर। छुट्टी पर? कैसी छुट्टी बेटा, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें क्या पता उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया है। तेरी माँ की वजह से तेरे बाप ने अपने ही माँ बाप को घर से निकाल दिया। गोलू को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। क्या क्या कह रहे हो काका? मेरे पापा ने दादाजी को निकाल दिया? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब उनके भले के लिए भेजा है, क्योंकि तेरी दादी से तेरी मम्मी का झगड़ा होता था। तो इन बातों में मत पड़। लेकिन सत्य बाहर आ चुका था। गोलू दौड़कर घर जाता है। वो रात भर बेचैन रहा। अगले दिन उसे दरवाजे के पास एक लिफाफा मिला जिस पर वृद्धाश्रम का पता लिखा था। उसने एक ऑटो वाले से चुपके से बात की। काका, मुझे इस पते पर जाना है, क्या आप ले चलेंगे? अरे बेटा, ये तो बहुत दूर है, यहाँ तक जाने के कम से कम 300 रुपए लगेंगे। मेरे पास 300 रुपए है, अब जल्दी चलो, मुझे दादाजी से मिलना है। गोलू अकेले अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़ता है। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर पहुंचकर गोलू ने कांपते हाथों से घंटी बजाई। जी, आप कौन? मेरा नाम गोलू है, मुझे मोतीलाल दादाजी से मिलना है, वो यही रहते हैं ना? रिसेप्शनिस्ट थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर अंदर चली गई। कुछ ही मिनटों में मोतीलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा हॉल में आए। गोलू, मेरा बच्चा, तू कैसे आया यहाँ अकेला? दादाजी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने झूठ क्यों बोला? आप छुट्टी पर नहीं गए थे, पापा ने आपको निकाल दिया और माँ ने कहा कि आप सब पर बोझ है। चुप हो जा मेरे बच्चे, यह जगह बुरी नहीं है, यहाँ शांति है। नहीं दादी जी, शांति घर में होती है, आश्रम में नहीं। मैं आपको वापस लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलो। मेरे प्यारे बच्चे, तू हमें वापस नहीं ले जा सकता। तूने कहा था ना, घर में शांति होनी चाहिए। हाँ, पर आपके बिना कैसी शांति दादी जी? तुम अपनी माँ को गलत मत समझना। उन्हें लगता है उन्हें जो किया वो सही किया, यह उनका नजरिया है। हम तो अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, हमारी उम्र हो गई है, तो उन्हें वह प्यार देना जो तेरे पापा हमें नहीं दे पाए, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। अरे मेरे राजा बेटा, तू यहाँ से चुपचाप घर जा और किसी को मत बताना कि तू यहाँ आया था, वरना तेरी माँ तुझे डांटेगी। अब हमें खुशी खुशी विदा कर, और याद रखना, बड़ों का आशीर्वाद ही असली पूंजी होती है। गोलू अब घर वापस जा रहा है, एक वचन और एक गहरी सीख लेकर। वृद्धाश्रम से लौटने के बाद गोलू चुप रहा। उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहां गया था। 1 साल बाद मोती ट्रांसपोर्ट अपने चरम पर था। पूरे 15 ट्रक और बड़ा दफ्तर। रिया अब पूरी तरह से बिजनेस संभाल रही थी। एक रात करीब 2 बजे राजू के फोन की घंटी बजी। मालिक, जल्दी आइए, दफ्तर और गोदाम में आग लग गई है, सब कुछ चल रहा है। राजू और रिया तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी करोड़ों की ट्रांसपोर्ट कंपनी सारे दफ्तर के कागजात, माल और 3 ट्रक जलकर राख हो रहे थे। यह कैसे हो गया? हम बर्बाद हो गए राजू। यह आग नहीं है रिया, यह बद्दुआ है, हमारे कर्मों का फल है, मेरे माँ पिताजी की बद्दुआ। अगले दिन राजू बिना रिया को बताए सीधे वृद्धाश्रम गया। पिताजी, माँ जी, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बेटा, तू यहाँ? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है माँ, हम बर्बाद हो गए। हमारी कंपनी, मोती ट्रांसपोर्ट कंपनी, वह जल गई, सब खत्म हो गया। ये सब आपकी बद्दुआ का नतीजा है माँ। अरे बेटा, किसान की औलाद है तू, ये कैसी बातें कर रहा है? माँ पिता की कभी बद्दुआ नहीं लगती, सिर्फ आशीर्वाद लगता है। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैंने और रिया ने आपके साथ बहुत बुरा किया। आप लोग वापस घर चलो, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको वहाँ राजा की तरह रखूंगा। चल घर चल बेटा, यह आग तुझे सही रास्ता दिखाने के लिए लगी है। पैसा फिर कमा लेंगे, पर रिश्ते दोबारा नहीं मिलते। उसी शाम राजू अपने माता पिता को लेकर घर लौटा। रिया घर के दरवाजे पर खड़ी थी। माँ जी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको कितने कष्ट उठाने पड़े हैं। बहू, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, सब भूल जा। राजू ने छोटे स्तर पर फिर से काम शुरू किया।
इस बार मोतीलाल ने उसे मार्गदर्शन दिया। तूने काम शुरू किया है, यह अच्छी बात है, पर इस बार एक बात याद रखना। क्या पिताजी? इस बार ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम मोती ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि संस्कार ट्रांसपोर्ट रखना, क्योंकि पैसा आता जाता रहेगा पर संस्कार हमेशा तुझे बचाएंगे।